नमस्कार साथियों, उत्कर्ष जीके स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक जरूर देख लेना। एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा और आप इसको चाहें तो डबल स्पीड में भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो किस दल ने? तो सही जवाब होगा इसका जनता पार्टी ने। अगला सवाल है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ देश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री से है। सदन का नेता से किसका अर्थ होता है? प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो सही जवाब होगा इसका मोरारजी देसाई। अगला सवाल, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो सही जवाब है इसका पीवी नरसिंह राव। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। तो इसका सही जवाब होगा एचडी देवगौड़ा। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। तो वो दूसरी अवधि कब से कब तक थी? 1980 से लेकर के 1984 तक। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो सही जवाब इसका गुलजारी लाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। अगला सवाल है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो सही जवाब होगा इसका चौधरी चरण सिंह। अगला सवाल है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो इसका सही जवाब है 6 महीने तक। तो साथियों, आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? अधिकतम कितना अंतराल मिलता है? 6 महीने का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो वो क्या है? राज्यसभा। अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। अगला सवाल है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान होता है संसद का संयुक्त सत्र में, उनका समाधान होता है गतिरोध का। अगला सवाल है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो वो कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक। अगला सवाल है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है, किस के लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो संयुक्त बैठक का मतलब हुआ कि जब दोनों सदनों में गतिरोध मतभेद हो जाता है तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आगाज किया जाता है, बुलाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके, इन माध्यम के द्वारा भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है। अगला सवाल है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश किस में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? सही जवाब होगा इसका अनुच्छेद 75। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 के तहत भारत में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो किसमें? अनुच्छेद 312 में, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है अनुच्छेद 352 में। संविधान में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र हुआ है, तो वो अनुच्छेद 352 में हुआ है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? बात जब आए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, तो वो उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 335 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो सही जवाब होगा इसका अनुच्छेद 149 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त किया जाएगा। वो अनुच्छेद 39 का ए में कहा गया है, ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 148 में कहा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 2 में। अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किसमें कहा गया है? दोहरी नागरिकता स्वीकार स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में, 1949 में। अगला सवाल है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता संशोधन भाग 2 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? तो अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अगला सवाल है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वो है मंत्रिपरिषद। अगला सवाल है, जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात पहला कानून मंत्री कौन था? तो वो था भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो वो करता है राज्यों का संघ। अगला सवाल है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है,
प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो वो आंध्र प्रदेश। और अगला सवाल है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था 1956 में, तो उस समय 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए थे, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ध्यान रखना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वो पुडुचेरी को दिया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में, यानी 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। जब किसी राज्यों की सीमाओं को बदलने की बात जब आती है तो उन संबंधित राज्य से उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम होम मिनिस्टर। और अगला क्वेश्चन है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? वो क्या है? सदन का विघटन होना। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन से संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित किया गया है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4 के रूप में। भाग 4 का क में जोड़ा गया है, भाग 4 का क में। अगला सवाल है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो वो है मूल कर्तव्य। अगला सवाल भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? वो है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। अगला सवाल है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो वो कितने समितियों ने? 17 समितियों ने संसदीय समिति के रूप में कार्य करना शुरू किया है। कब से? 12 अप्रैल 1993 से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति ने राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? वो कौन सी समिति होती है? प्राक्कलन समिति है, जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल है संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है? तो लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना है किसमें? संसदीय समिति में, संयुक्त संसदीय समिति में, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में। और अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय का नियंत्रण नहीं है, तो वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी पर जो है वो संसद का नियंत्रण नहीं है। अगला सवाल है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें होते हैं 22 सदस्य। और कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। अगला सवाल है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 7 सदस्य। अगला सवाल है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? वो साझा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र और गोवा में है। अगला सवाल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो वो है
कलकत्ता उच्च न्यायालय पे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अगला सवाल है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो सबसे बाद में हुई है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगला सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो वो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? वो नैनीताल में है। अगला सवाल है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो वो संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। अगला सवाल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है? तो वो है उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है क्लोज्ड वो एक असंवैधानिक है? तो वो किसने कहा था सबसे पहले? केरल उच्च न्यायालय ने। अगला सवाल है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो वो 62 वर्ष तक। अगला सवाल है, भारत में चालित न्यायालय इनका मानस पुंज है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है? तो वो है 1 जनवरी 2019 को। और अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? तो वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो वो कम से कम कितना वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का। और अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो वो होता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला सवाल है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यों के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो सही जवाब होगा इसका 1 सप्ताह तक, यानी 7 दिनों तक राज्य विधानमंडल के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 7 दिनों तक लागू रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो वो राज्यपाल भारत की राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? वो इसका भी सही जवाब होगा राज्यपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला सवाल है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद मतलब किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होता है। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? वो कहलाती है आरंभिक अधिकारिता। क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो मामले होंगे। अगला सवाल है,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो वो कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है? तो वो 65 वर्ष तक। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो वो मिलता है 2,80,000 रुपये। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है? तो वो प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो वो कब देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रपति जब उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने के लिए कहता है तभी सुप्रीम कोर्ट यानी एससी राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला सवाल है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो वो थे पीएन भगवती। अगला सवाल है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? वो भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो वो रहा है कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय तक कौन रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में? कमल नारायण सिंह। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ईएमएस नंबूदरीपाद। कौन थे? ईएमएस नंबूदरीपाद। अगला सवाल है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की, यूपी की बनी थी। अगला सवाल है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है 12। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 75, 75। अगला सवाल है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का नहीं। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किनके द्वारा किया जाता है? तो किनके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो वो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। अगला सवाल है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? वो कितना चुना जाता है? 1/3 हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो वो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है कि विधानसभा में कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 126। अगला सवाल है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का 25 साल। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना आपके किसी सदस्य का उम्र होना चाहिए? तो वो 25 ईयर होना चाहिए, 25 साल। और अगला सवाल है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किनके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो वो विधानसभा के सदस्य करता है।
अगला सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वो एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित यानी नॉमिनेट किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो वो 1952 में। ये साथियों वीवीआई प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वो 1952 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो वो 1989 ईस्वी में किया गया था। और अगला सवाल है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की। लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो कौन था? सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो वो मिलता है 2,50,000 रुपये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो वो कौन सा हुआ? आयोग। अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, तो वो कौन करता है? संविधान में इसका चर्चा किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो वो करता है युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह। तीन ही परिस्थितियां बनती है जब उस परिस्थिति में आने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 6 माह होती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी उपकरणों के आधार पर, जो अभी हमने चर्चा किया है कि युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, इन्हीं परिस्थितियों में घोषणा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वो वित्तीय आपात स्थिति है जिसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो वो अधिकतम कितने वर्षों तक? 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? वो अनुच्छेद 356 है। अगला सवाल है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किनके द्वारा विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो वो राष्ट्रपति के विचारार्थ। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद 356 है। अगला सवाल है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दिया गया है? तो वो हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। अगला सवाल है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है, इंग्लिश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो है भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो कहाँ पे दिया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो वो कौन सी विशेष व्यवस्था है? वो है संविधान संशोधन। अगला सवाल है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो वो है
कुछ राज्यों में कृषि सुधार से संबंधित। प्रथम जो संशोधन था वो किससे संबंधित था? कृषि सुधार से। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संशोधन कहा जाता है? इसे 1976 में राष्ट्रपात काल के दौरान लाया गया था। तो वो 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संशोधन कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? तो वो है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। 51 के क में जोड़ा गया। अगला सवाल, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला सवाल है, डैश डैश में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की गई। तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो वो 74वां संविधान संशोधन है। और अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है? तो वो है 61वां संविधान संशोधन। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन ने इसे लाया है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। और अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? वो है राजस्थानी भाषा। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है 14। और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई? तो वो है आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले जो है कि राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो वो है 29 विषय। अगला सवाल है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी अशोक मेहता समिति ने। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो वो है तहसील स्तर। अगला सवाल है, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है? तो वो है प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी थी? वो थी 2। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला सवाल है, यदि पंचायत भंग नहीं होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का 6 माह के अंदर। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1885 में। अगला सवाल है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर ML सिंधवी समिति कब नियुक्त किया गया था? तो वो कब नियुक्त किया गया था? तो वो ML सिंधवी 1986 में इस समिति को नियुक्त किया गया था। और अगला सवाल है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, ध्यान रखना है। और अगला सवाल है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो वो है जयप्रकाश नारायण ने।
अगला सवाल है द्रविड़ मुनेत्र करगम डीएमके की स्थापना किसने की? तो वो की थी CN अन्नादुरई ने। किसने किया था? CN अन्नादुरई ने डीएमके की स्थापना किया था। और अगला सवाल है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो वो कौन देता है? आयोग देता है। और अगला सवाल है किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना।